जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम हिंदी की जो यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की जो कवर कर रहे थे उसके पार्ट नंबर 2, यानी कि आज हिंदी जो है भाषा और बोलियां जो है आज ख़त्म हो जाएंगे। 2 पार्टों में हमने डिवाइड किए थे, लेकिन पहले पार्ट में हमने एक चीज़ इसमें मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक नहीं, उसमें थोड़ा सा बढ़ाना है, मिस्टेक कुछ नहीं थी। हमने आपको बताया था कि शास्त्रीय भाषाएं जो है वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, इसमें कुछ और जोड़नी है। जैसे कि कौन कौन सी, एक तो हो गई पाली, ठीक है, इसमें पाली आप लिख लेंगे, पाली, प्राकृत, इसके अलावा असमी, ठीक है, इसी में आप अपनी जो पीडीएफ निकलवाना उसमें ऐड कर लेना। असमी, मराठी और बंगाली, कौन सी, मराठी और बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं ये इसमें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा अभी कुछ टाइम पहले मिला है। हालांकि ये 6th संस्करण में अपडेट हो चुकी है और ये जो हम आपको संस्करण पढ़ा रहे हैं वो 5वां संस्करण है। 6th संस्करण जो है वो अब कुछ टाइम बाद आएगा, तब उस जो 6th संस्करण की चीज़ें हैं वो हम इसमें कंप्लीट कर मतलब अपने हाथों से लिखते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाएं जो है वो कितनी हो चुकी हैं, तो वर्तमान समय में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 11 हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी, 11 हो चुकी हैं। पहले 6 थी, वर्तमान समय में 5 और जोड़ी गई हैं, तो कितनी हो गई टोटल, अब 11 हो चुकी हैं, ठीक है। इसके पहले जो है एक चीज़ और इसमें हम लिखेंगे इनमें, ठीक है। जो भाषाएं हैं गुरुमुखी पंजाबी भाषा है जो वो किस में लिखी है, तो गुरुमुखी में लिखी हुई है, ठीक है। और हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी में लिखी हुई है। मैंने आपको ये बताया था पहले पार्ट में कि अगर उसमें कोई ऑप्शन आपको समझ में ना आए, ठीक है, वैसे तो जो इनके नाम हैं उन्हीं के नाम पर सारी जो भी लैंग्वेज हैं वो है। अगर समझ में ना आए तो आपको देवनागरी लगाकर आना है। जैसे कि गुजराती है तो गुजराती जो है इसमें देवनागरी है और गुजराती, इन इसमें जो है वो दोनों ही लैंग्वेज शामिल हैं, किसमें, गुजराती में। इसके अलावा उर्दू की बात कर लेते हैं तो उर्दू जो अरबी फ़ारसी में भी आती है और देवनागरी में भी जो है इसको अभी देवनागरी में भी आती है। इसमें ये चीज़ें बढ़ा लेनी है इन दोनों में। बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। हमारा जो कंप्लीट है वो कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गया था डिंगल, और ये भी सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ चुके थे पहले पार्ट में। यहाँ से शुरू था, ठीक है, कि महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं और काका कलेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। पूछा जाता है कि 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो सावरकर बंधुओं और काका कलेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था, और जिसका प्रयोग गांधी जी ने हरिजन सेवक में किया है। गांधी जी की एक पुस्तक है हरिजन सेवक, इन्होंने इसमें 12 खड़ी का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपि सुधार परिषद की बैठक कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसकी बैठक जो है लिपि सुधार परिषद की 1953 में होती है, जिसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते हैं। लिपि सुधार परिषद की अरबी भाषा जो है वो सामी भाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी भाषा के अंतर्गत, सामी भाषा के अंतर्गत। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है, किसने, यामनी भाषा किसने कहा है उर्दू को, तो लल्लू लाल ने कहा है, ठीक है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो फर्दिनांद द सोस्यूर को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेपाली की राजभाषा कौन सी है, तो नेपाली की जो राजभाषा है वो खसखुरा या फिर गुरखाली भाषा मानते हैं हम। किसको, खसखुरा या गुरखाली को। हिंदी सम्मेलन की बात कर लेते हैं कि हिंदी सम्मेलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आता है। किसके, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के हिंदी के विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार और भाषा विज्ञानी एवं विशेष विज्ञान एवं हिंदी प्रेमी जो हैं इसमें एकत्रित होते हैं। जितने भी सम्मेलन हुए हैं कहाँ कहाँ पर हुए हैं और उनकी थीमें, ठीक है, और उनकी थीमों के अलावा आपको और किस वर्ष में हुए हैं ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। जो पहला सम्मेलन है वो 1975 में नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ है अपने, ये भारत में है, ठीक है। जिसकी थीम क्या रखी जाती है, तो पहली की थीम जो है वो वसुदेव
कुटुंबकम रखी जाती है, जिसमें 30 देश जो हैं वो भाग लेते हैं और 122 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब होता है व्यक्ति, 122 भाग लेते हैं। जब नागपुर में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। दूसरा सम्मेलन कब होता है, तो ये 1976 में पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में होता है। इसमें जो थीम है इसकी इतनी इम्पोर्टेंट थीम नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तीसरा सम्मेलन 1983 में होता है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। जितने भी भारत में हुए हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना विथ डेट के सहित, ठीक है। 75, 76, 83, 93, 96, 99, ठीक है। इसमें कौन, ऐसी लाइन याद रख लेना, 75, 76, 83, 93, 99 और 96 और 99। 93 वाला कहाँ पर हुआ है, ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। दूसरा और चौथा जो है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुए हैं, ठीक है। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना गया था, तो महादेवी वर्मा जी को जो है वो चुना गया था, ठीक है, तीसरे सम्मेलन में। चौथे में क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था 93 में। पांचवा कहाँ हुआ था, 96, पोर्ट ऑफ स्पेन यानी कि त्रिनाग एवं टोबैगो में इसका सम्मेलन जो है वो हुआ था। इसमें विषय क्या था, प्रवासी भारतीय और हिंदी। कितना क्या विषय था इसका, प्रवासी भारतीय और हिंदी। छठा सम्मेलन जो 1999 में होता है, ये कहाँ पर होता है, लंदन यूके में होता है। और इसका विषय क्या था, हिंदी और भावी पीढ़ी। बार बार इसको पढ़ना है और आपको इसको याद भी करना है, ठीक है। और इसमें ये वाला याद रखना है, 99 वाला कहाँ हुआ था, लंदन यूके में। क्यों, क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष में इसका आयोजन किया गया था। हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था, इसको बनाए जाने के 50 वर्ष बाद इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 21 देशों ने भाग लिया था और 700 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। सातवां जो सम्मेलन होता है वो होता है 2003 में। कब, 2003 में। ये कहाँ हुआ था, तो ये सूरीनाम में हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट है विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। विश्व हिंदी नई शताब्दियों की चुनौतियाँ जो हैं ये इसका विषय था। आठवां सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो ये 2007 में होता है। कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसमें क्या था, विश्व मंच पर हिंदी। क्या इसकी थीम थी, तो विश्व मंच पर इसकी थीम, विश्व मंच पर हिंदी इसकी थीम थी। 9वें की बात कर लेते हैं, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। इसमें थीम जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वें की बात कर लेते हैं, ये भारत भोपाल में होता है। पहला नागपुर में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ था तीसरा वाला, और जो 10वां है वो भोपाल भारत में होता। भारत वाले बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका विषय क्या था, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। क्या था, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 11वां जो 2018 में होता है, ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है, ठीक है। इसका विषय क्या था, वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, ठीक है। अभी 12वां जो सम्मेलन हुआ है 2023 में, ये कहाँ पर हुआ है, तो फिजी के नाड़ी स्थान पर हुआ है। इसकी विषय क्या थी, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2023 में हुआ था। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। क्या, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। पहले तो 10 जनवरी 1975 को जो है वो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी दिवस आ जाए तो 14 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। जब 1975 में हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को, उस समय भारत की जो पीएम रही थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर में हुआ था, अभी आपको बताकर आए 1975 में, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी वो हमने वसुधैव कुटुंबकम अभी इसी लाइन में बताई थी। क्यों, क्योंकि ये थीम इम्पोर्टेंट बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो सम्मेलन है वो हर चौथे वर्ष के बाद में होता है, परंतु इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है।
इस सम्मेलन का आयोजन चौथे वर्ष होता है, परंतु इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 75 से 76, 76 से 83, 83 से 93, 93 से 96, 96 से 99, 99 से 3, यानी कि 3 से लेकर 4 वर्ष के अंतराल में जो है इसका सम्मेलन कराया जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कहीं कहीं 10 सालों का अंतर दिया गया है, क्योंकि उनमें बीच में जो है वो कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं, इस वजह से जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। पूछा जा सकता है कि भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम हिंदी दिवस जो है वो कहाँ पर मनाया था, विश्व हिंदी दिवस, तो ये नॉर्वे देश में बनाया गया था। ठीक है, और भारत में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाना घोषणा इसकी की गई है, तो 2006 से जो है भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं तो हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। कौन से? 10 शक्तिशाली भाषाओं में एक है। अब चलते हैं आगे, उत्तर प्रदेश की बोलियों पर आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, इतने में तो बटी हुई हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा की बात कर लेते हैं तो ये भरतपुरी, अंतरदेशीय, डांगी, बुक्सा, ग्वालियरी और माथुरी ब्रजभाषा की ये उपभाषाएं हैं। मतलब इनकी बोलियां के अंदर भी बोली जाती है। अवधी में कौन कौन सी बोली जाती है, तो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी और बनौदी जो है ये अवधी में बोली जाती हैं। भोजपुरी की बात कर लेते हैं तो गोरखपुरी, सोनपुरी, मधेसी, सखरिया, सारन, छहपरिया, खारवाही। ठीक है, ये सभी का किसकी है, तो भोजपुरी की बोलियां हैं। खड़ी बोली की बात कर लेते हैं तो पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, बिजनौरी और पहाड़ताली ये खड़ी बोली की बोलियां हैं। बुंदेली की बात कर लेते हैं तो राठौरी, लोहाती और बनाफरी जो है ये बुंदेली की बोलियां हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आई हुई हैं आप उनको याद कर लेना, बस उतना काम जो है वो बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली निम्नलिखित हैं क्या बोलियां, अभी आपको बता क्या है। खड़ी बोली जिसको कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और कन्नौजी। अब हम इनके अंदर घुसेंगे कि खड़ी बोली में क्या क्या है, ब्रजभाषा में कौन कौन सी, अवधी में कौन कौन सी हैं, भोजपुरी में, बुंदेली में और कन्नौजी में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रजभाषा की। देखो, ब्रजभाषा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, वो था सूरी नाम। ठीक है, और इस ब्रज का अर्थ क्या था, तो ब्रज का अर्थ था गोस्थली। क्या था? गोस्थली। और गोस्थली का मतलब क्या था, तो गाय के चरने का स्थान ही गोस्थली कहते थे। ठीक है, ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से, जिसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, जो कि मथुरा और इसके आसपास वाले क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? मथुरा वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है। अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी को याद रखना है धीरे धीरे करके। जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, वृंदावन, इनमें जो है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा की उपबोलियों की बात कर लेते हैं तो उपबोलियां जो हैं वो भरतपुरी, अभी हमने बताया था ना स्ट्रक्चर के द्वारा कि उनकी भी उपबोलियां हैं। ठीक है, तो उपबोलियों में भरतपुर, अंतरदेशीय या अंतर्वेदी, बुक्सा जो कि नैनीताल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है, डांगी, माथुरी और ग्वालियरी, ये इनकी ब्रज भाषा की भी उपबोलियां हैं। ठीक है, किसकी? ब्रज भाषा की उपबोलियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इनको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम किसमें कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, तो तुलसीदास, बेहार और रसखान, भूषण, इसके अलावा बात करें तो केशव दास, ये जो हैं वो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सूरसागर, उद्धव शतक और बिहारी सतसई जो है ये इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ठीक है, सूरसागर जो कि
सूरसागर, बिहारी सतसई किनकी है, तो बिहारी की है। उद्धव सतर, ये सभी किसकी है, तो ये सभी ब्रज भाषा में लिखित हैं। ठीक है, ब्रज भाषा जो कि ओकार बहुलक भाषा है। कैसी है, ओकार बहुलक भाषा है, यानी कि इसके अंत में ओ जरूर लगा होगा, जैसे कि ऊधो, मेरो, तेरो, आयो आदि, यानी कि सब में ओ रूट वर्ड अंत में लगा है। तो ये किसकी भाषा हो गई, तो ये हो गई किसकी, ब्रज की। ठीक है, इसके अलावा बा की जगह इसमें माँ का प्रयोग होता है। जैसे गाँव, गाँव बोलते हैं ना, गाँव, ठीक है, होता गाँव है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं गाँव में। ठीक है, तो अगर वा की जगह माँ लगा हुआ है तो भी वो भाषा किस में जाएगी, ब्रज भाषा में जाएगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अवधी भाषा की बात कर लेते हैं। तो अवधी भाषा, ये अवध यानी कि अयोध्या की भाषा है अवधी भाषा, जो कि सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली जो है वो अवधी है। कौन सी, सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी जो बोली है वो कौन सी है, अवधी बोली है। अवधी बोली को कौशली, पूर्वी, बैसवाड़ी एवं पूर्विया आदि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अवधी भाषा को। अवधी भाषा का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, अवधी भाषा का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अब इनमें क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि फैजाबाद और फिरोजाबाद में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। फिरोजाबाद जो है वो ब्रज में जाएगी, लेकिन फैजाबाद जो है वो अवधी में जाएगा। सुल्तानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और बहराइच, ये जो स्थान है यहाँ पर अवधी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, अवधी बोलने वालों की लगभग जो जनसंख्या है वो है 2 करोड़। कितनी है, लगभग में 2 करोड़ इसकी जनसंख्या है। अब अवधी की अन्य बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो थी वो थी सूरसागर, बिहारी सतसई और उद्धव शतक, इनकी कृतियाँ थी जो ब्रज में थी। लेकिन पद्मावत जो है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, ये किस में लिखी गई है, तो ये अवधी में लिखी गई है। किस में, अवधी में। ठीक है, रामचरितमानस का जो तुलसीदास के द्वारा रचित है, ये भी किस में लिखी गई है, तो ये भी अवधी में लिखी गई है, जो कि अवधी भाषा का रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। एक चंदायन और लोर कहा, कौन सी, चंदायन या लोर कहा, जो कि मुल्ला दाऊद की कृति है, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अवधी के प्रसिद्ध कवियों की बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास जो है वो इसके प्रसिद्ध कवि हैं, किसके, अवधी के। मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं जिन्होंने पद्मावत लिखी है। ठीक है, उस्मान मंझन, मुल्ला दाऊद के द्वारा जो चंदायन और लोर कहा लिखी गई है, ये इससे इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषताएं क्या है, इनके अंत में अवधी मुख्यतः जो है वो अकारांत बोली है। कैसी है, अकारांत बोली है। जबकि जो ब्रज भाषा थी वो कैसी थी, वो ओकार बहुला थी, जिसके अंत में ओ लग रहा था। ठीक है, ये ओकार बहुलक भाषा थी। और ये कैसी है, तो ये अकारांत बोली है। इस बोली में उत्तम पुरुष यानी कि हम और उत्तम पुरुष एक वचन में मैं का अर्थ किया जाता है। जैसे कि प्राण होते हैं, प्राण। ठीक है, और प्राण को हम प्राण बोल लें तो ये किस में जाएगी, ये अवधि में चली जाएगी। ला और रा के स्थान पर क्या होता है, तो रा का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं ना जोड़, और जोड़ को हम जोर बोल दें तो ये किस में चली जाएगी, ये अवधी भाषा में चली जाएगी। ठीक है, पहचान क्या होता है, इसमें ऊ बड़ा भौंदू रहा। ठीक है, इस तरीके से होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो उनमें हमने टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि प्राण जोर है, और जोड़ को जोर बोल रहे तो ये अवधी लैंग्वेज में चली जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनमें कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई हैं और कौन कौन से स्थान पर बोली जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी चीज़ें याद ना कर पाओ, कम से कम इतना तो कर ही लेना। भोजपुरी की बात कर लेते हैं। तो भोजपुरी का केंद्र किसको माना जाता है, तो ये भोजपुर को माना जाता है। ठीक है, भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। कैसी है, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। और बिहारी जो कि मागधी अपभ्रंश से इसका इसका विकास जो है वो भोजपुरी का वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का नाम बिहार के भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा है। किसके, भोजपुर नामक गांव के आधार पर। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान
रेमंड ने किया था। किसने? अंग्रेज रेमंड ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था भोजपुरी शब्द का। भोजपुरी को अन्य नाम से किससे जानते हैं? तो पूर्वी। ये पूर्वी इस तरीके वाला नहीं, ठीक है, ऑप्शन में आपको इस तरीके का भी मिलेगा पूर्वी, लेकिन आपको पूर्वी इस तरीके से लिखना है। ध्यातव्य है कि पूर्वी शब्द अवधी बोली के लिए भी प्रयुक्त होता है। पूर्वी शब्द जो है वो अवधी बोली के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देवरिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, बस्ती और चंपारण, या फिर वर्तमान समय में अगर कोई स्थान चर्चित होता है, ठीक है, और वो हिंदी से संबंधित है, तो वो भी जो है उसकी भी लैंग्वेज पूछी जाती है। तो भोजपुरी के लिए क्षेत्र देवरिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चंपारण, ठीक है, और छपरा भी याद रख लेंगे, कौन सा? छपरा भी, ठीक है, और फैजाबाद भी, क्योंकि फिरोजाबाद और देखो फैजाबाद भोजपुरी में भी आएगा, अवधी में भी आएगा, तो जो चीज़ें दो में आती हैं वो पूछने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। अगर आएगी तो ऑप्शन में आपको अवधी या भोजपुरी में एक ही दिया जाएगा। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कैसी है? सर्वाधिक है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनाड और गुयाना, यहाँ पर भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनाद और गुयाना में। भिखारी ठाकुर जो है इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को, ठीक है। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये है विदेशिया। ईया रूट वर्ड, यानी कि ये बिहार में जाएंगे, और बिहार मतलब भोजपुरी, और भोजपुरी मतलब भिखारी ठाकुर, ठीक है। क्योंकि चंपारण वगैरह जो है, छपरा, बस्ती, ये सभी कहाँ हैं? बिहार साइड ही तो है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जबकि ब्रज की अवधि की बात हुई थी तो वहाँ पर कितने थे? लगभग 2 करोड़ थे, ठीक है। कितने? ये देखो दिख रहा है 2 करोड़, और यहाँ पर कितनी है? तो 3.5 करोड़ के आसपास में है। भोजपुरी के प्रमुख कवियों की बात कर लेते हैं, तो प्रमुख कवि और स्थान इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कबीरदास, भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का भारतेंदु और भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन और फणीश्वर नाथ रेणु, ये जो हैं वो भोजपुरी के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। भोजपुरी की उपबोलियों की बात कर लेते हैं, तो भोजपुरी की उपबोलियां जो हैं वो नागपुरिया, उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी, ये 4 प्रमुख इनकी उपबोलियां हैं। बाकी की तो ये भी है सोनपुरी, गोरखपुरिया, सारन, छरपरिया, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं इनकी? विशेषताएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। खड़ी बोली की उपबोलियों की बात कर लेते हैं, तो पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली और बिजनौरी, ये खड़ी बोलियों की उपबोली हैं। किसकी? खड़ी बोलियों की। यहाँ पर नीचे चलते हैं, अभी खड़ी बोली को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ चलेंगे, ठीक है। बोलियों का केंद्र कौन सा है खड़ी बोली का? तो मेरठ, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो खड़ी बोली बोली जाती है, और खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोली नाम दिया है। क्या दिया है? कौरवी बोली नाम इसको दिया है। खड़ी बोली का अर्थ क्या है? तो मानक हिंदी इसका अर्थ है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो प्रथम कवि जो है वो खड़ी बोली के वो अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास था, जिसके रचयिता कौन थे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो प्रिय प्रवास के रचयिता थे, ठीक है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या था? कौरवी था। किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली का अर्थ क्या है? तो मानक हिंदी है। प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो जैस के प्रथम कवि थे। प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? तो कामायनी था। कौन था? कामायनी था। किसका? खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसके रचयिता कौन थे? कामायनी के। कामायनी, आंसू, लहर, ये सभी, इन सभी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया है? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों ने ही खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब्दुल हक ने जो है वो खड़ी बोली को गांवरू बताया है। क्या बताया है? गांवरू बताया है। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी या फिर गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा है। किसने? भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट कहा है।
किसने? भारत तेंदुल ने। और अब्दुल हक ने इसको गांवरू कहा है। खड़ी बोली के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वर्तमान समय में जो चर्चित स्थान होते हैं उन सभी की जो लैंग्वेज है वो पूछी जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया कि वर्तमान समय में जो चर्चित स्थान होते हैं वो आते हैं, इसमें पूछने की संभावना उसमें ज़्यादा बन जाती है। खड़ी बोली की उपबोलियां अभी आपको बता चुके, पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली और बिजनौरी है। बुंदेली की बात कर लेते हैं। इसका जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है। कौन सी? बुंदेली, जो कि ओकार बहुला बोलियों में आती है। इसके क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो झांसी और हमीरपुर और दतिया और जालौन, यहाँ पर ये बोली जाती है बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। ठीक है, बुंदेली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? तो राठौरी है, लोधांती है, बनाफरी है। बनाफरी इम्पोर्टेंट हो जाती है और भदावरी इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। ठीक है, हिंदी प्रवेश की प्रमुख शौर्य लोक कथा कौन सी है? तो ये है आला। बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। किसमें? बुंदेली की उपबोली जो है वो बनाफरी में लिखी है। कन्नौजी की बात कर लेते हैं। ये इटावा, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। किसमें? फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा वाले में। कौन सी? कन्नौजी लैंग्वेज। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कान्यकुब्ज जिसका पुराना नाम था, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसकी साहित्य की रचना जो है वो अभी तक कन्फर्म, मतलब अभी तक किसने इसको मतलब इसकी रचना किसने की थी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। किसकी? कन्नौजी की। अब आ जाते हैं, सुनीता कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार की है। आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। गारो, ये कहाँ की बोलियाँ हैं? गारो खासी जयंती, आप सभी को पता है कि मेघालय की पहाड़ियाँ और जनजातियाँ हैं और यहाँ की ये गारो बोली भी है। कौन सी है? तो मेघालय की ये गारो बोली है। बांग्ला की बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर किया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मॉरिशस में स्थित है विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय। डिंगल की बात कर लेते हैं। डिंगल पिंगल आपने सुना होगा, तो ये भाट भाषा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि राजस्थानी भाषा की पूर्ववर्ती के रूप में इसको जाना गया। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर में बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया था। किसने? श्याम सुंदर दास ने। अपभ्रंश भाषा की बात कर लेते हैं तो आर्य परिवार की भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो ये मागधी है। पाली भाषा का संबंध किससे है? तो बौद्ध साहित्य से है। किससे? बौद्ध साहित्य से। और अगर प्राकृत की बात करें तो जैन साहित्य से है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय आ जाए तो नई दिल्ली जाएंगे और संस्थान आ जाए तो आगरा जाएंगे। ठीक है, संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। किसकी है? संस्कृत जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। आगे चलते हैं हम अपने, ये इतना और बचा है बस। निवट्ठा जो है, कौन सी? निवट्ठा, ये बघेली की उपबोली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है वो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? पुरानी हिंदी शब्द का। पाली भाषा की बात कर लेते हैं तो पाली भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। किसकी? संस्कृत भाषा की। वर्तमान समय में हिंदी में प्रचलित रूप खड़ी बोली है। कौन सी है? वर्तमान समय में जो हिंदी प्रचलित हो रही है उसका रूप कैसा है? तो खड़ी बोली है। ब्रह्म लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ब्रह्मी लिपि जो है वो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकास हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वो कौन सी बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। अगर कोई क्षेत्र है वो थोड़ा सा विकास हो जाए तो उसमें बोली जाने वाली
जो भाषा है वो उपभाषा बन जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने इसका सुझाव दिया था। किसका? हिंदी भाषा का, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुइतलू, कोडगु, कुर्ग, तोड़ा, गोंडी, कुड़ुख या ओराम एवं मल्ली, ये कौन सी भाषा है? ये द्रविड़। आप नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाए कि द्रविड़ परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 3000 भाषा परिवार को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जयपुरी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थानीय भाषा जो है वो है डुंडाड़ी। कौन सी है? डुंडाड़ी। वाराणसी काशी का भाषावादी क्षेत्र है। कैसा है? काशी का भाषावादी क्षेत्र है। काशी के नाम पर इस क्षेत्रीय बोली का नाम काशी का पड़ा है, ठीक है। अवधि क्षेत्र अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवध की भाषा। क्या है? अवध की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। अगर भारत में संपर्क भाषा जाननी है तो हिंदी, और विश्व में जाननी है तो इंग्लिश। सीधी सी बात है, सारी सभी लोगों को पता है। ये क्रम याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद में बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद में मराठी, उसके बाद में तेलुगु, उसके बाद में तमिल। अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो वर्तमान समय में हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हिंदी के बाद में बंगाली, बंगाली के बाद में मराठी, मराठी के बाद में तेलुगु, तेलुगु के बाद में तमिल। अब मिलते हैं हम किस पर? ऑप्शनल वाले पार्ट पर। ऑप्शनल वाले पार्टों को हम जो है हर एक ऑप्शन को उठाकर उसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जिससे वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और 2 पार्टों में भी आ सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना।